Good morning everyone. Now today in this video we will read the second poem of class 11, The Laburnum Top, composed by Ted Hughes from Hornbill book. So first of all we know about the composer of this poem, Ted Hughes. Ted Hughes was born on 17th of August 1930 in US. He was dead on 28th of October 1998 by heart attack. He was an English poet, translator, and a children's writer. He was one of the 12th century's great writer. And in this poem, the poet described about a repaying relationship between the laburnum tree and goldfinch bird. The tree is yellow, silent, and death-like, and it made a line by the bird and her young ones. तो इस पोएम में टेड ह्यूज बताते हैं कि कैसे उन्होंने दो रिलेशनशिप को बताया हुआ है। इसमें दो अलग अलग जीवों के बीच जो रिलेशनशिप हुआ और उसके बाद जो लाइफ में चेंज आया, इन सब चीज़ को लेके वो इस पोएम में डिस्क्राइब करते हैं। सो पोएट नोटिस द ब्यूटिफुल ट्री laburnum. Laburnum, that means a short tree with hanging bunches with yellow beautiful flowers. तो पोएट ने जो है एंड इट स्टिल इन द डीप फॉरेस्ट, वो डीप फॉरेस्ट में जो है स्टिल बना हुआ है, उसको जो है पोएट ने नोटिस किया है। सो नाउ लेट स्टार्ट द पोएम. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seed fallen. So, in this line, the poet says that he saw a laburnum tree whose leaves were yellow. The tree's top is still and silent in the daytime of September month. ये जो ऑटम सीजन की बात हो रही है, ऑटम सीजन में आपको मालूम है कि सारे के जो ट्रीज होते हैं उनके लीव्स जो है फेल डाउन हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो उस टाइम की बात है, सितंबर मंथ, एंड इट इज़ ऑटम सीजन एंड ऑल द सीड्स ऑफ द ट्री हैड फॉलन. तो जो लैब्रनम टॉप है, जो लैब्रनम ट्री है, उसका टॉप एरिया जो है, ऊंचाई चोटी वाला एरिया जो है सबसे टॉप का, वो बहुत साइलेंट है. क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. अब सेप्टेम्बर की लाइट, अब ट्री भी येलो है, सितंबर में जो लाइट सनलाइट होती है उसमें भी हल्की सी नमी आ जाती है, येलोनेस आ जाती है. सो द पोएट says that the tree top is still and silent in the daytime of the September month. It is an autumn season. So in the first stanza describe about the stillness and the silentness of the tree and the season of autumn. Autumn season को represent कर रहा है, ये पतझड़ का मौसम है, और जो ट्री जो साइलेंट खड़ा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट स्ट्रेंजर. इन दिस पोएम हैविंग 1 2 3 4 5 stranger. So the first stranger. Now the second stranger. Till the goldfinch comes with a twitching chirper, a suddenness, a startlement at a branch end, then slick as a lizard and alert had abrupt she entered the thickness, and a machine start up, chitterings and a tremor of wings and trilling, the whole tree trembles and the thrills. So this stranger, the poet describe about when the goldfinch, a little beautiful bird, comes in the ट्री कम जो है ट्री में आती है, तो उसके बताते हैं टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चेपर, अ सडननेस, अ स्टारमेंट, अ ब्रंच एंड. सो द गोल्डफिंच बर्ड कम्स टू एंड द डेथ लाइक सीन ऑफ द ट्री एंड मेक्स अ सडन चेपर साउंड. अचानक से एक निर्जीव पड़े पेड़ पे, लैब्रम पे, एक छोटी सी गोल्डफिंच बर्ड जो उसमें एंटर हो जाती है एंड मेक्स अ सडन चेपर साउंड, और अचानक से जो स्टिल और साइलेंट जो ट्री था उसमें से आवाज आनी शुरू हो जाती है. द बर्ड वाइल बीइंग रैपिड अलर्ट एंड द प्रिकॉशन लाइक अ लिजर्ड. जो बर्ड है वो कैसे एंटर होती है अचानक से, और एक लिजर्ड की तरह, जैसे लिजर्ड कहीं भी एंटर हो जाती है, सेम वैसे ही जो है वो अपने आप को प्रिकॉशन बचते बचाते जो है उस पेड़ में चली जाती है. सिट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री.
और जो ट्री का सबसे ऊंचा ब्रांच होता है उसमें बैठ जाती है। एज शी मूव टुवर्ड द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, हर यंगर वन started chirping and doing vibration with the wings, make a sound like a machine. Because of the movement of the bird and her young ones, the tree started to shake and thrill. अब क्या होता है, when the bird come into the tree, suddenly the tree full of sound, अचानक से जो साइलेंट पेड़ था, जो शांत खड़ा था, उसमें से किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बिकॉज लेब्रम सीड एंड द फ्लावर्स इज टू पॉइजनस, क्योंकि जो लेब्रम की जो ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूड होता है, बीज होता है उसका, वो बहुत पॉइजनस होता है, इसलिए वहाँ पे कोई भी बर्ड जो है ना नेस्ट नहीं बनाती है। बट अचानक से जो गोल्ड फिश बर्ड है वो भी उसमें एंटर हो जाती है, और वहाँ पे जो उसके यंग वंस होते हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो भी वहाँ पर आते हैं। वो घर बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। एंड द होल ट्री डूइंग वाइब्रेशन विथ विंग्स, पूरा का पूरा ट्री जो है वाइब्रेट होने लगता है उनकी विंग्स से, क्योंकि वो यहाँ से वहाँ कूदते हैं। मेक अ साउंड लाइक अ मशीन, अब उसमें से अचानक से एक मशीन की जैसी आवाज़ आनी शुरू होती है, क्योंकि सब जगह साउंड ही साउंड हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ द बर्ड एंड हर यंग वंस, द ट्री स्टार्टेड टू शेकिंग एंड थ्रिल। अब जो जैसे ही बर्ड उसमें एंटर होती है, तो बर्ड का एंटर होना और उसके बच्चों का साउंड करना, तो जो एक डेथ की तरह जो ट्री लग रहा था, अब उसमें से साउंड आना शुरू हो जाता है और वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है रिलेशनशिप को बताया जा रहा है। द फर्स्ट स्ट्रेंजर डिस्क्राइब अबाउट द क्वाइटनेस एंड द स्टिलनेस ऑफ द लैब्रेंट ट्री, एंड सडनली द सेकेंड स्ट्रेंजर डिस्क्राइब अबाउट व्हेन द गोल्ड फिंच बर्ड कम्स द लैब्रेंट ऑफ labyrinth tree, and how to bird and her young ones make the tree full of sound, कैसे जो है वो ट्री में फुल ऑफ साउंड जो है वो बना देते हैं। सो द पोएट हैज़ गिवन टू अपोजिट सीनरीज ऑफ द ट्री। अब जो पोएट है यहाँ पे दो अलग अलग सीनरी को दिखा रहे हैं। द ट्री फर्स्ट बिगेन डेथ लाइक, फर्स्ट स्ट्रेंजर जो है ट्री की डेथ लाइक को दिखा रहा है, एंड द स्टिलनेस एंड द गिवन द लाइफ एंड द शेल्टर टू द बर्ड एंड हर यंग वंस। और अचानक से दूसरे स्ट्रेंजर में जो बर्ड उसकी उस ट्री में एंटर होती है, तो उसमें जो एक लाइफनेस आ जाती है, जो एक जील आ जाता है, जो साउंड आने लगता है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। इंजन रिप्रेजेंट है अ बर्ड, इंजन जो है यहाँ पे बर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इन द सेकेंड स्ट्रेंजर, द सिल्क रिप्रेजेंट सिल्क, स्मूथनेस। सो इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। She struck it full, then flutters out to a branch end, showing his bad face identity mask. In this stranger, the poet says the labyrinth tree and the goldfinch in the engine of her family. अब जो इसमें पोएट बता रहे हैं कि जो बर्ड है वो अपनी फैमिली का इंजन है। सो बिकॉज why the poet compared to the bird with engine? Because she provide food to her young ones and the moves to the other branches, and her darkness colored tripped face in the visible as her body is yellow colored, and the heights begin the yellow leaves of the tree. Labyrinth top's leaves are yellowish, and the goldfinch bird also having yellow wings. अब जो goldfinch जो bird है उसकी भी क्या है, जो wings हैं वो येलो कलर के, और जो labyrinth top का जो लैब्रेंट ट्री का जो पत्तियां हैं, जो फूल हैं, वो भी क्या है, येलो कलर की है। सो द बर्ड इज वेरी सक्सेसफुल टू द इनविजिबल टू हर सेल्फ, अपने आप को इनविजिबल करने में उस ट्री में जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है। बट हर डार्क कलर्ड स्ट्रिप फेस, लेकिन उसका जो कलर होता है, फेस का कलर होता है, वो थोड़ा डार्क कलर का होता है। इट इज़ विजिबल टू हर बॉडी, तो वो उसकी तो जो लैब्रेंट ट्री है उसमें उसकी पूरी बॉडी ना दिख करके केवल उसका चेहरा ही दिखाई देता है, जो कि डार्क कलर का है। तो यहाँ पे जो है पोएट बता रहे हैं कि इट इज़ द इंजन बर्ड ऑफ हर फैमिली, वो जो बर्ड है अपनी फैमिली का इंजन है। बिकॉज ही ब्रिंग फॉर फूड टू हर यंग वंस, वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। एंड मूव टू द अदर ब्रांच, एंड और एक डाली से दूसरी डाली पे जाती है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो बर्ड को एक इंजन से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज विदाउट इंजन एवरी कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग इज नथिंग लेस, क्योंकि बिना इंजन के कोई भी चीज़ जो है वर्क नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे बर्ड के बिना जो है उसकी फैमिली क्या है, अधूरी है, बच्चे भूखे रह जाएंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे उसको इंजन से कंपेयर किया गया। नाउ द लास्ट स्ट्रेंजर, व्हेन विथ एयर डेलिकेट विस्टिल चीपर विस्परिंग शी लॉन्च्ड अवे टुवर्ड द इन्फिनिटी,
and the labyrinth subside to empty. Now the last stranger. The poet says, after reaching the end of the branch, the bird make a sweet chirper sound. अब जो बर्ड है वो लास्ट में टॉप एरिया में जाकर के ट्री के बहुत अच्छा साउंड करती है. The birds make a sweet chirper sound, just like a whispering, and the flies away towards the infinity sky. और उसके बाद जो है वो infinity describe here the sky. इन्फिनिटी यानी कि जो आसमान में क्या करती है वो उड़ जाती है. अब उसने नाउ द बर्ड लेफ्ट द लैब्रिंथ ट्री. अब बर्ड ने भी क्या कर दिया, लैब्रिंथ ट्री को छोड़ दिया. एंड हर यंग वंस ऑल्सो लेफ्ट द लैब्रिंथ ट्री एंड ऑल आर फ्लाई अवे इन द डीप स्काई. सबके सब जो है ऊंचे आसमान में उड़ जाते हैं. इट अगेन मेक्स द लैब्रिंथ ट्री साइलेंट एंड द डेथ लाइक. अब दोबारा से जो लैब्रिंथ ट्री है, in the last stranger the same condition of the first stranger. जो फर्स्ट स्ट्रेंजर की कंडीशन थी ट्री की, सेम वही कंडीशन जो है उसकी अब लास्ट स्ट्रेंजर में हो गई है. नाउ द लैब्रिंथ ट्री साइलेंट एंड द डेथ लाइक. अब जो है डेथ लाइक वो दोबारा से हो गया सेम एज अ फर्स्ट स्ट्रेंजर. जैसे फर्स्ट स्ट्रेंजर में जैसे वो था सेम वैसा ही बना हुआ था. द फर्स्ट स्ट्रेंजर डिस्क्राइब अबाउट द लैब्रिंथ ट्री, होल लीव्स वर yellow, the tree top is still and silent in the daytime of the September. And the last stranger describe about the tree again that makes the labyrinth tree silent and the death like. So I hope so you understand this stranger, because this poem poet describe about the relationship between the labyrinth tree and the goldfinch bird. How the goldfinch bird come into the labyrinth tree labyrinth tree में वो एंटर होती है. एंड हाउ टू मेक द साउंड विद द फुल ऑफ द वाइब्रेशन, फुल ऑफ द चीलनेस. एंड द बर्ड एंड द पोएट कंपेयर टू द बर्ड विथ इंजन, बिकॉज शी प्रोवाइड द फूड फॉर हर यंग वंस, क्योंकि वो अपने बच्चों को फूड देती थी, प्रोवाइड करती थी. तो यहाँ पे जो है ट्री और गोल्डफिंच के रिलेशनशिप को बताया गया है. और लास्ट में जो गोल्डफिंच और उसके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो डीप स्काई में उड़ जाते हैं. सो थैंक यू.